गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आप लोग को कल पढ़ाए थे आप लोग याद करके आए हैं? जी सर। कल का जो पढ़ाए थे हिंदी में? जी सर। चलिए बताइएगा आप लोग। व्यंजन वर्ण के कितने भेद? बोलिए, व्यंजन वर्ण के कितने भेद? व्यंजन के 2 भेद। व्यंजन वर्ण के 3 भेद ना? अस्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। ठीक है। अब बोलिए, अस्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण क्या चीज से हो? कंठ तालु मुदा से हो। हाँ, कंठ तालु मोटा दंत ओठ की सहायता से हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। नाम से ही प्रतीत है कि कहीं न कहीं इसका स्पर्श हो रहा होगा, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? बोलिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण मुंह के अंदर ही अंदर हो उसे हम क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। अंतः मतलब अंदर। ठीक है। सब नाम से ही पढ़ते थे, कहीं दूसरा जगह से हमको अगर नहीं आ रहा है तो दिमाग लगाओ कि इसमें क्या छिपा हुआ है। जैसे स्पर्श के बोला ना, तो स्पर्श में क्या था? वो स्पर्श कहीं न कहीं स्पर्श से हो रहा होगा। जैसे कोई भी चीज हम बोलते हैं तो मुंह के कोई ना कोई भागे से बोलते हैं ना, इसलिए स्पर्श व्यंजन हुआ। क्लियर है? जी सर। बताओ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उस व्यंजन किसे कहते हैं? बोलिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण। बोलो बोलो, ठीक है। जिन व्यंजनों का बोलो, कोई भी लड़का या लड़की में बोलो जी। जिन व्यंजनों के उच्चारण जिन व्यंजनों के उच्चारण में गर्म हवा सांस के तले निकलते हैं उसमें व्यंजन कहते हैं। बोले, कुछ हद तक सही है लेकिन सही से नहीं बोला है। बोलो जी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से निकली सांस हवा गर्म हवा की सहायता से होता है तो उसे उष्म व्यंजन कहा जाता है। हाँ, जैसे मुंह से जो भी हम निकालते हैं तो उष्मा निकलता है कि नहीं? तो सांस या उष्मा के फलस्वरूप होता हो। ठीक है। सांस जैसे मुंह से निकालते हैं उसे उसके फलस्वरूप गर्म हवा निकलता है कि नहीं? तो उसे उष्म व्यंजन नाम से ही प्रतीत है। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? उष्म व्यंजन की संख्या 4 है। चरलव। यरलव। अच्छा, हाँ, यरलव। यरलव क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन ना। हाँ। अब उष्म व्यंजन कौन कौन होता है? तालाब स, मुठनी स, दंती स और ह। ये सब को बोलने में गर्म हवा निकलता है कि नहीं निकलता है? चलिए, स्पर्श व्यंजन कौन कौन सा होता है? कहां से कहां तक? जल्दी जल्दी बताओ। क से म तक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, यरलव, उष्म व्यंजन, तालाबे समुद्र से। हाँ। अयोगवा किसे कहते हैं? अयोगवा का डेफिनेशन बताओ आप लोग। बोलिए, लड़का या लड़की में से अयोगवा के बताइए। बोलो जी। अयोगवा भी एक प्रकार क्या है? व्यंजन वर्ण है, क्योंकि इसमें स्वर वर्ण की मात्रा मिली हुई है। जैसे अन्न में क्या होता है? अ में अगर हम अनुस्वार मिलाते हैं तभी तो अन्न होता है ना। अ में जब विसर्ग मिलाएंगे तब अ होगा, इसलिए ये क्या हो गया? व्यंजन वर्ण हो गया। ठीक है। अतिरिक्त वर्ग व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। चलिए, उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग सब जितना भी लिखवाए होंगे से लिख लिए होंगे। जी सर। ये सब जो लिखवाए हैं से। चलिए, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए कि ये है तो क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल होता है और उससे नया व्यंजन का निर्माण होता है तो उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। जैसे अगर 6 है तो क में अगर स जोड़ेंगे तभी तो 6 होगा ना। बोलिए, है कि नहीं है? जी सर।
उसी प्रकार से तो में अगर र जोड़ेंगे तभी तो तरह होगा ना। तो दो व्यंजन है कि नहीं, क भी ऐसे क्या है, व्यंजन है, स भी ऐसे क्या है, व्यंजन है। व्यंजन है कि नहीं है, मूर्धन्य सा है। उसी प्रकार से तरह है, तो और र भी क्या है, व्यंजन है। इससे नया व्यंजन का निर्माण हो रहा है कि नहीं, तरह का निर्माण हो रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से ज और य, ज में अगर यह जोड़ते हैं तो क्या होता है, ज्ञ होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, संयुक्त व्यंजन है। यही चीज बताए हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का मेल होता हो, उससे नया व्यंजन का निर्माण होता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते हैं जी सर। लेकिन यहाँ पर जितना भी लिखे है इसमें कितना व्यंजन का मेल हो रहा है, कितना व्यंजनों का मेल हो रहा है, दो व्यंजनों का मेल हो रहा है, क और स, है कि नहीं है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब मेरा सवाल उठता है कि संयुक्त व्यंजन होते हैं तो कितने होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखो 4 कौन कौन होता है, छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है, स्र होता है। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है कि छ का कैसे होता है बनावट, आधा क प्लस स इक्वल टू क्या, छ, तो आधा त प्लस र इक्वल टू क्या, त्र। ज्ञ की क्या होता है, ज प्लस य, आधा ज प्लस य इक्वल टू ज्ञ, और स्र का स प्लस र। ठीक है, अब देखो नोट में आप लोग लिखवाए हैं कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। सेकंड में हम बताए हैं कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं तो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत इसको नहीं रखा जाता है। इसलिए यही कारण है कि व्यंजन वर्णों की पूरा वर्णों की संख्या कितनी होती है, 48 होती है। अगर यही 4 वो अगर जुड़ जाता है तो 52 होता है कि नहीं होता, होता ना। जी सर। इसलिए देखो संयुक्त व्यंजन को व्यंजन वर्ण के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसमें स्वर वर्ण की मात्रा क्या है, मिली हुई है, मिली हुई नहीं रहती है। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का मिलावट न हो, दूसरे वर्ण का मिलावट न हो। जब भी मिलावट हो तो किसका मिलावट हो, अपने ही वर्ण का, यानी कि स्वर वर्ण का ही मिलावट उसमें रहेगा, उसमें किसी दूसरे वर्ण का मिलावट नहीं होगा, यानी कि व्यंजन वर्ण का मिलावट उसमें नहीं होगा। क्लियर है जी सर, समझ में आ रहा है जी। उसी प्रकार से देखो, इससे जैसे हम क्या बोले हैं, क्या इसका सेकंड पार्ट में लिखा है नोट में, कि संयुक्त व्यंजन को क्या कहा जाता है, व्यंजन वर्ण के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। इसलिए नहीं रखा जाता है कि इसमें स्वर वर्ण की मात्रा नहीं मिली हुई रहती है, इसलिए उसको व्यंजन वर्ण के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। अब कोई इसको विद्वान क्या मान लेता है कि ये भी क्या है, वर्ण है, लेकिन वास्तव में ये वर्ण के अंतर्गत नहीं है। जब व्यंजन वर्ण है ये नहीं है तो ये वर्ण भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ध्यान देना है। जब व्यंजन वर्ण ही रहता तो वर्ण के अंतर्गत इसको रखते। जैसे हम बोले हैं, छ बोले हैं, तो छ में क्या क्या मिला हुआ है, क और स मिला हुआ है कि नहीं, आधा क है, आधा क है ना, ये तो दोनों व्यंजन है, लेकिन इसमें स्वर वर्ण की मात्रा मिला हुआ रहता है तब भी इसको व्यंजन वर्ण करते हैं जी। लेकिन इसमें स्वर वर्ण की मात्रा तो मिला हुआ है नहीं, तो इसलिए इसको व्यंजन वर्ण कैसे बोलेंगे, नहीं ना बोलेंगे। नहीं सर, अगर स्वर वर्ण इसमें मिला हुआ रहता तो इसको क्या बोलते, व्यंजन वर्ण बोलते। इसलिए इसको वर्ण की श्रेणी से इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। लेकिन हमको इसको जानना जरूरी है कि संयुक्त व्यंजन होता है तो क्या होता है। आगे समझ में, आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब देखिए संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन के ही जैसा है संयुक्ताक्षर। जब दो व्यंजनों के बीच एक स्वर वर्ण आ जाए तो उसे क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, संयुक्ताक्षर कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन नहीं बल्कि क्या बोला जाता है, संयुक्ताक्षर बोला जाता है। अब देखिए जैसे सत्य, तो स जो है से क्या है, व्यंजन वर्ण है, बोलिए। यह जो है से क्या है, व्यंजन वर्ण है। दोनों के बीच में त है कि नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, संयुक्ताक्षर बोलेंगे। जैसे स जो है से क्या है, असत्य में देखिए स जो है से क्या है, व्यंजन वर्ण है। यह जो है से क्या है, व्यंजन वर्ण है। इसके बीच में जो त है से क्या है, स्वर वर्ण है। समझ में आ रहा है। स्वर वर्ण के मतलब है कि उसमें किसी दूसरे वर्ण का मिलावट ना हो। परिभाषा हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो आधा तो लिख रहे हैं तो इसमें किसी चीज का मिलावट है, ये अपने आप में परिपूर्ण है कि नहीं है, बोलिए जी सर। जब दोनों तरफ व्यंजन वर्ण हो और बीच में एक स्वर वर्ण दिया हो तो उसे क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर बोलते हैं। जैसे कार्य है तो र भी होता है, आधा ही होता है, ऊपर जो र लिखा जाता है ना वो आधे लिखा जाता है,
आ रहा है समझ में जी? यस सर। बोलिए। उसी प्रकार से व्यक्ति है तो य और ट के बीच में देखो तो आधा लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, इसलिए क्या हुआ, संयुक्त अक्षर हुआ। आ गया समझ में? यस सर। आगे बढ़े? जी सर। चलिए अब मेन टॉपिक आप लोग को स्टार्ट होगा। अब वर्णों का उच्चारण स्थान हम लोग पढ़ लेते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान होता है तो क्या होता है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए इसको मिटा देते हैं। मिटा- वर्णों का उच्चारण स्थान हम देखते हैं हम लोग। किसे कहते हैं, इसको उतार लिए ना आप लोग? यस सर। सबको उतार लिए ना? अभी Yes, समझ sir. लीजिए। देखो कोई भी वर्ण होता है तो वर्ण कहीं न कहीं से बोला जा रहा होगा, मुंह के भागे से ना। जैसे कोई भी चीज बोलते हैं तो मुंह से ही तो निकालते हैं, कहीं दूसरा जगह से निकालते हैं नहीं। नहीं ना, मुंह से ना, हम्म मुंह से ना आप लोग बोलते हैं। हम्म। कान या आंख से तो नहीं बोलते हैं, नहीं सर। नहीं बोलते हैं। जैसे चेहरा आप लोग देख रहे हैं, चेहरा में ही कहीं न कहीं से हम लोग कोई भी चीज को हम बोलते हैं, जी सर। ठीक है? तो उसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं। देखो वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं तो किसे कहते हैं? मुंह के जिस भाग से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्णों का उच्चारण स्थान। कहते हैं। सिंपल सा बात है। जैसे क बोलो तो क कहाँ से बोला जा रहा है? क- क कहाँ से निकल रहा है? मुंह के किस भाग से निकल रहा है? क क- अंदर मुंह के से। अपने से देखो, कंठ से। क। कंठ से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? उसी प्रकार से ब देखो, ब बोल के देखो, ब। ब के उच्चारण में कहाँ पर हमें स्पर्श हो रहा है? ओठ। ओठ से। ओठ है। ब च। ओठ आदि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ब बोलने पर ओठ आदि हो रहा था, सट रहा था, नहीं ना? लग रहा था कि डायरेक्ट कंठ से निकल रहा है। जैसे बोलो क क- तो ओठ तो नहीं सट रहा है, लेकिन ब बोलो, ब में ओठ सट रहा है कि नहीं? ब। तो ये ओठ से हो जाएगा। च बोलो, च- च। च दंत से। दंत से। दंत से बोला जा रहा है। च मूर्धा से। तालू से ना रे? द। हाँ तालू से। ये लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है हाँ यहाँ? हाँ हाँ। तालू से। हम्म। आप बोलो, बोल के देखो। ड ड। ड कहाँ से हो रहा है? ड ड- द। ड दंत से। दंत से नहीं है, बल्कि ये मूर्धा से है। इसको मूर्धा बोला जाता है ऊपर वाला। मुद्दा। द द- द देखो तो कहाँ के उच्चारण हो रहा है? द लग रहा है कि दांत से बोला जा रहा है। द- सब अलग अलग जगह से उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम्म। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? उच्चारण वर्णों का स्थान। उच्चारण स्थान। चलिए हम वर्ण आप लोग को कितना बताए थे? 48 बताए थे या नहीं बताए थे? जी सर। तो 48 वर्ण के हमें सीखना है कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। जैसे बोलने का स्थान कहाँ कहाँ है? कंठ है, तालु है, मुड्डा है, दंत है, ओठ है, ठीक है, फिर नासिका है, फिर कंठ तालु है, दंत ओठ है, ठीक है। हम्म। ये सब से हम लोग बोलते हैं, कोई भी वर्ण के उच्चारण स्थान करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं। चलो यहाँ पर जगह थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा, इसलिए इसको मिटा के लिखते हैं।